बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआरके चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक केप्लर्स थर्ड लॉ या द लॉ ऑफ पीरियड डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि दिस लॉ स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी स्क्वायर ऑफ द पीरियड जो है किसी भी प्लैनेट के अराउंड द सन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक प्लैनेट जो है वो यानी सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्विंग कर रहे, अब अगर इन यानी सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहे तो जो टाइम पीरियड है वो पावर 2 के रिस्पेक्ट से वो इंक्रीज होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर अ प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द सन अराउंड द सन ऑफ मास m इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, या यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे और सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। जैसे कि एक प्लैनेट है, प्लैनेट की मास m है, रिवॉल्विंग कर रहे अराउंड द सन ऑफ मास m इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी असल में जो ऑर्बिट्स है वो इलिप्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसको हम जो कि ऑर्बिट है उसको हम सर्कुलर कंसिडर करेंगे और सर्कल का जो रेडियस है वो r है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाई। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बराबर हो जाएगा जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में, यानी F इज इक्वल्स टू जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसी तरह से अब ये जो प्लैनेट है वो सन के सराउंड जो है वो सर्कल में रोटेट हो रहे, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स जो है ये एक्ट कर रहे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहे, तो यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये जो सैटेलाइट है वो सर्कल में रोटेट हो रहे। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन है कि F इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास ये सी, यानी mv स्क्वायर डिवाइड बाई r आ जाएगा, और ये बना इक्वेशन 2। अब ये भी फोर्स का इक्वेशन है, इक्वेशन 1 भी हमारे पास फोर्स का इक्वेशन है। इस तरह से अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देते हैं तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को अगर हम लेट सपोज कंपेयर कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा जैसे कि यानी एक इक्वेशन जो था gm स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर mv स्क्वायर डिवाइड बाई r आ जाएगा। तो यहाँ पर ये r जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, m के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा यानी ये जो इक्वेशन बनेगा gm डिवाइड बाई r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3। अब इस तरह से हम जो है टाइम पीरियड का यानी इक्वेशन जो है मालूम कर रहे, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि जैसे कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी वी नो दैट जैसे कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, तो हम यहाँ से जो कि वेलोसिटी का इक्वेशन जो है इसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो s की जगह पर लेट सपोज अगर इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर दे, t जो है यहाँ पर आ जाएगा, और या t को हम स्मॉल t को कैपिटल T रिप्लेस कर देते हैं, s को सर्कुलर मोशन के लिए 2 पाई, और इस तरह से v लीनियर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल है। अब t और v को अगर हम ऐसे यानी दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो t इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा आ जाएगा, और ये बना इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 के अंदर जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, और हमें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन मालूम है कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन r के। पुट इन इक्वेशन 4, जैसे कि अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 4 जो है ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, और इस तरह से डिवीजन में हमारे पास v अपॉन r आ जाएगा। तो बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के रिस्पेक्ट से जैसे कि ये t जो है ये बराबर हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, r इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और v डिवीजन में आ जाएगा। असल में हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर करना है,
तो v जो है ये यानी v और t का जो है हम यानी इन दोनों की जो कि v यहाँ पर आ जाएगा, t इस तरह से डिवीजन में आ जाएगा इन दोनों की, जो कि यानी ये बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t हो जाएगा। अब इस तरह से इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह पर 4 आ जाएगा, इस तरह से पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है इक्वेशन 3 के साथ। सो दिस इज इक्वेशन 5। तो कंपेयर इक्वेशन 3 विद 5, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 5। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि जी एम डिवाइड बाई आर, और इसी तरह से वी स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इस तरह से डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर टी स्क्वायर को हम इधर कर देते हैं और बाकी जी एम इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा, आर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, और इस तरह से आर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड बाई जी एम। तो आर क्यूब हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई जी एम आ जाएगा। अब इस तरह से इस इक्वेशन के अंदर ये जो 4 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर है और डिवाइड बाई जी एम है, यानी ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इस तरह से 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ये जितने भी वैल्यू है हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से कांस्टेंट को जैसे कि अगर हम इक्वेशन से हटा देते हैं तो इसकी जगह पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आर क्यूब आ जाएगा। तो ये बना मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ पीरियड। सो दिस इज इक्वेशन 6, और इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ पीरियड, जो केपलर्स लॉ है इक्वेशन, यानी इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ पीरियड, जो कि लॉ ऑफ पीरियड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्क्वायर टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट। तो ये था कॉन्सेप्ट केपलर थर्ड लॉ या द लॉ ऑफ पीरियड रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।